प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ग नवम का अध्याय 5 संस्थाओं का कामकाज इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यक्ति, जनता शासक का चुनाव करती है और हम यह भी जान लें कि लोकतंत्र में जनता केवल शासकों का चयन भर ही नहीं करती है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो शासक होते हैं उन्हें भी कुछ कायदे कानून को मानना पड़ता है। वे भी संविधान के अनुकूल चलते हैं। साथ ही कुछ संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के अंदर रहकर उन्हें काम करना पड़ता है। लोकतंत्र में ये संस्थाएं काफी महत्वपूर्ण स्थिति रखती है, काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना ये संस्था के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कार्य नहीं हो सकेगा। लोकतांत्रिक गति को बढ़ावा देने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गति देने के लिए इन संस्थानों का गतिशील रहना भी जरूरी है। हम इस अध्याय में देखेंगे कि लोकतंत्र में भिन्न भिन्न संस्थाएं किस तरह काम करती है। यह भी देखेंगे कि किसी भी तरह की विवाद होने की स्थिति में किस तरह मामले को सुलझाया जाता है। और लोकतंत्र की प्रमुख स्तंभ में 3 स्तंभ आप जानते होंगे: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इन संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में हम आगे इस अध्याय की सारी संस्थाएं एक दूसरे से किस प्रकार मिली हुई है, एक दूसरे से किस प्रकार प्रभावित होती है, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करती है, आम लोग इनके संदर्भ में क्या समझ रखते हैं और लोगों को क्या फायदा मिलता है जो कि अन्य दूसरे शासन पद्धति में नहीं मिलता है। ये संस्थाएं लोकतांत्रिक परिवेश को कैसे मजबूती देती है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्तर के सरकार के कामकाज को देखते हैं और अपना जान लें, भारत सरकार के कामकाज को संघ सरकार या केंद्र सरकार के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक सरकारी आदेश का जिक्र किया गया है। यह एक लेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने यह आदेश जारी किया था और इसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। सरकारी आदेश होता है, उसमें प्रमुख बातें लिखी होती है। इसमें उसका नंबर भी है 36012/31/90 वर्ष है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किया था और लगता है कि यह एक नोटिस है, जैसे कि विद्यालय में निकाला जाता है या अन्य कोई नोटिस होता है। लेकिन यह एक ऐसा लेटर था जिस पर कि देश स्तर पर बहुत सा विवाद की स्थिति बनी। एक सचिव का आदेश था और ये विवाद की स्थिति बनी, पूरे देश को इसके लपेटे में लगभग ले लिया। और इसमें क्या था, कैसे प्रभावित हुआ, हम लोग इसको देखते हैं तो पाते हैं कि यह जो है इस सरकार के एक आदेश से जुड़ा हुआ मामला है। यह सरकार का एक नीतिगत फैसला था। इसमें कहा गया कि 27% रिक्ति जो नौकरियों में होती है, सेवा में होती है, उसमें जो है SEBC से भरी जाएगी, उसके लिए आरक्षित रखा जाएगा। SEBC क्या होता है? सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यानी कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो वर्ग पिछड़े हुए हैं और उसे आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, उसके लिए सीट सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। अब तक उसे पिछड़ी जाति माना जाता रहा था और आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति और जनजातियों को मिलता रहा था। लेकिन अब ये एक नया वर्ग उभरा। सरकार ने उस लेटर के माध्यम से ये आदेश निकाला और ये आरक्षण का तीसरा श्रेणी, उसमें 27% यानी कि 100 में 27 सीट उसके लिए आरक्षित कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया। उसमें कोई दूसरा लोग नहीं जा सकता था। ये कौन लोग थे? जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग से
आते थे। अब यहाँ पर यदि आप समझें तो इतने बड़ा आदेश, देश में व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव डालने वाला आदेश, क्या जो एक अधिकारी जिनके साइन से या निर्गत हुआ था, क्या सिर्फ उन्हीं का मन हुआ होगा और आदेश जारी कर दिए होंगे? नहीं। तो यहाँ पर जो उसका मंत्रालय था, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वहां से यह आदेश जारी किया हो गया। तो लेकिन यह भी सोच सकते हैं कि वह एक मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, क्या उसके मंत्री ही आदेश दे दिए होंगे? नहीं। इतने बड़े व्यापक पैमाने पर बनने वाला कानून व्यापक तौर पर विचार विमर्श के बाद कई स्तर पर इस पर छानबीन किया गया होगा, सोचा होगा, इसका प्रभाव देखा गया होगा, इसकी आवश्यकता देखी हो गई होगी और सरकारी स्तर पर इसका निर्णय लिया गया होगा। पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ाई कानून का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर अभी हम जान लें कि कोई भी कानून भी बनता है तो कैसे बनता है। एक नजर अगर हम इस पर डालते हैं तो हम पाते हैं कि अगर कहा जाए कि देश में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, पदधारी कौन है, तो निसंदेह आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं और औपचारिक रूप से संवैधानिक दृष्टि से प्रधान वे होते हैं। लेकिन वे संवैधानिक प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो शक्ति किसके पास होती है, तो सरकार का प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, और वास्तविक शक्ति का उपभोग तो प्रधानमंत्री करते हैं। और अधिकांश अधिकारों का सरकार, जिसको आप कहते हैं भारत सरकार, उसके अधिकांश अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जिसको मंत्री को नियुक्ति थोड़ी कर देंगे। तो उसके लिए जो संसद में बहुमत दल के नेता होते हैं, जिसको लोग वोट देते हैं, और जिस पार्टी को बहुमत होती है या गठबंधन के रूप में उसको नेता चुना जाता है, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से दूसरे अन्य सारे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और वहीं पर एक कैबिनेट का निर्माण होता है, उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से सरकार के जो चेहरे होते हैं उसको वहां पर रखा जाता है।